So let us start with kingdom Plantae. So what is kingdom Plantae features? What do we know? किन organisms को kingdom Plantae में रखा गया? So we will discuss only the basic features of kingdom Plantae, because next chapter is our kingdom Plantae and next to next is kingdom Animalia. तो वहां पे kingdom Plantae के सारे classes हमें Bryophyta, Pteridophyta, Thallophyta, Angiosperm, Gymnosperm ये सारे next chapter में पढ़ने हैं. तो राइट नाउ वी विल डिस्कस ओनली द बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटे कि यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हैं, यानी कि सारी सेल्स यहाँ पर वेल डेवलप्ड हैं विद न्यूक्लियस मटेरियल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दूसरा फीचर है कि यहाँ पे सारे ही ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर हैं. The second feature is all the organisms are multicellular and they have a very specific cell organelle chlorophyll, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में ऑटोट्रॉफिक हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल एंड सनलाइट. तो यहाँ पे सारे ही आपके मल्टी सेलुलर है और ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम प्लांटे में रखते हैं और इनमें प्रोमिनेंट सेल वॉल है और ये सेल वॉल सेल्यूलोज की है. ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है. So here the cell wall is also of cellulose, which is a carbohydrate only available in plants. तो ये जो कॉमन फीचर्स हैं इनमें ये सारे कॉमन फीचर्स किंगडम प्लांटे में आते हैं. कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स एक्सेप्शंस हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है और वो है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कुटा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो प्लांट है या नहीं. बेसिकली जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है या कस्कुटा है वो भी ऑटोट्रॉफिक है, उनमें भी क्लोरोफिल है, लेकिन उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि वो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिस की वजह से पूरी नहीं होती. तो अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दे ट्रैप इंसेक्ट, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये इंसेक्ट्स ईटर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. वो अपने बेसिक खाने के लिए नहीं, वो अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट उनकी इतनी ज्यादा है कि उसके लिए दे ट्रैप द इंसेक्ट्स एंड देन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बिकम हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर. एंड सेम थिंग लाइज इन कस्कुटा जो कि एक पैरासाइट है और वो भी अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हेट्रोट्रॉफिक नहीं है, ओनली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ 1 or 2 न्यूट्रिएंट. वो पैरासिटिक इन नेचर है, स्पेशली नाइट्रोजन. तो उसको फुलफिल करने के लिए कस्कुटा भी पैरासिटिक इन नेचर है, लेकिन वो भी ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस उनमें भी होती है. बाकी अगर इनमें हम बात करें तो प्रोमिनेंट सेल वॉल है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है और इस सेल वॉल की होने की वजह से प्लांट सेल का जो शेप होता है वो काफी रिजिड होता है, जो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता. इवन अगर सेल श्रिंक कर जाए तब भी प्लांट सेल का शेप डिफॉर्म नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. सेल वॉल की प्रेजेंट होने की वजह से ही प्लांट सेल का शेप और साइज रिजिड होता है और वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता. उसके बाद अगर इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेज है, एक स्पोरोफाइट फेज और एक गैमेटोफाइट फेज. स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट फेज डिप्लॉइड है, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट सेल, और गैमेटोफाइट है n, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन फेज, हैप्लॉइड, जो कि हमारे में भी हैप्लॉइड है. स्पोरोफाइट पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी जो कि डिप्लॉइड होती है, 2n फेज होती है, और गैमेटोफाइट हमारे सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन तक के आप कह सकते हैं स्पेशल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहाँ बात हो रही है, जो कि n क्रोमोसोम्स के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जो फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर कंप्लीट सेल बॉडी बनेगी, यानी कि फिर स्पोरोफाइट आ जाएंगे. स्पोरोफाइट में फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो गैमीट बनाएंगे, फिर गैमेटोफाइट्स, और ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन चलती जाएगी, जो डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पीछे डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया, जिसमें सबसे पहला यहाँ भी यूकैरियोटिक है, यानी कि यहाँ भी सारी सेल्स वेल डेवलप्ड है विद न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर है. दूसरा, यहाँ पे नो सेल वॉल इनमें नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन.
और ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक है, और हेट्रोट्रॉफिक में भी ज्यादातर होलोजोइक यानी कि सॉलिड फूड इंटेक करते हैं थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड माउथ। यानी कि जो इंटेक ऑफ फूड है, जो इंजेशन है, वो होलोजोइक है, सॉलिड फूड इंटेक करते हैं कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस। और इनमें जो ग्रोथ पैटर्न है वो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, इनमें स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न है। जैसे इन्फेंट्स के बाद एडल्ट्स, एडल्ट्स के बाद जिनका एक डेफिनेट शेप एंड साइज है, यानी कि बेबीज, इन्फेंट्स, चाइल्डहुड और अ एडल्ट। तो एनिमल्स में इवन ये एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न है जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के नाम से नहीं जानी जाती है। एक डेफिनेट एज वाइज, एक स्पेसिफिक एज वाइज सभी एनिमल्स में एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न है कि बेबीज हैं, इन्फेंट्स हैं, फिर चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, उसके बाद एडल्ट है एंड देन द ओल्ड एज। So these are the 6 to 7 stages of life in all the categories of animals according to age, और हर एज में एक डेफिनेट शेप और साइज है जो स्लोली और ग्रेजुअली ग्रो करता है। और कुछ कैटेगरी में सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, यानी कि हमारा रिएक्शन टूवर्ड्स एनवायरमेंट, तो वो भी कुछ कैटेगरीज में प्रेजेंट है। और इनमें लोकोमोशन होता है जो कि प्लांट किंगडम में नहीं था। ज्यादातर लोकोमोटिव होते हैं, यानी कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह खुद से जा सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मेल और फीमेल में सिस्टम अलग अलग होगा, यानी कि मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। इनमें कहा जाता है सेक्सुअल मॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म होता है, यानी कि आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी मेल है और कौन सी कैटेगरी फीमेल है। तो इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है कि आप देखकर बता सकते हैं, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, फीचर्स डिफरेंट होते हैं, देखकर ही पता चल सकता है, जैसे मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग देखने से ही पता चलते हैं। और इनका जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है कि जाइगोट से कैसे पूरी एडल्ट बॉडी बनी, ये हम चैप्टर 4 में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। In Whittaker classification, we have studied only 5 classes. Whatever the 5 classes, monerans, protistans, fungi, plantae और animalia, जिसे हमने पढ़ लिया। लेकिन ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी को अभी तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रखा ही नहीं गया, और ना ही नॉन लिविंग में रखा गया। लिविंग में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इनमें पूरे लिविंग सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन नहीं, कुछ भी तो नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स एक लिविंग फीचर को डिस्क्राइब करते हैं, या कोई भी ऐसा फीचर इनमें प्रेजेंट नहीं है जो एक कंप्लीट लिविंग सेल को डिस्क्राइब करे। इनमें सिर्फ एक फ्रैगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक आउटर मोस्ट प्रोटीन कोट से प्रोटेक्टेड होता है। इसके अलावा इनमें कुछ भी एक लिविंग सेल का पाया नहीं जाता। तो लिविंग नहीं, नॉन लिविंग भी इन्हें नहीं कह सकते क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है प्रोटीन कोट के अलावा। तो प्रोटीन कोट तो डेड वुड में भी मिल जाएगा, डेड पार्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन इनमें एक जेनेटिक मटेरियल है जो लिविंग है। तो ना ही ये पूरी तरीके से लिविंग, ना ये पूरी तरीके से नॉन लिविंग। इसको सिक्स्थ क्लासिफिकेशन या सिक्स्थ कैटेगरी का इसीलिए आज तक कैटेगरी नहीं मिली, क्योंकि क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब ये कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में ही नहीं आता, इसीलिए विटेकर क्लासिफिकेशन में सिक्स्थ कैटेगरी इसे नहीं दी गई। लेकिन इसका एग्जिस्टेंस है, इसलिए इसको एक सेपरेट कैटेगरी रखा, लेकिन इसको कोई भी क्लासिफिकेशन का नाम नहीं दिया गया। और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इलनेस का। सबसे बड़ी इलनेस आज के टाइम पे हम जानते हैं कोविड-19, विच इज ऑल्सो बीन कॉज्ड बाय अ वायरस। पहले भी इसके बारे में क्लास 9 में भी डिस्क्रिप्शन है, क्लास 11 में भी डिस्क्रिप्शन है कि जो कोविड-19 वायरस है, ये एक सिम्टम नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स ही देता है, लेकिन ये भी एक तरीके का वायरस ही है। और पहले ये वायरस सबसे पहले जो जाना गया था वो अपने इल इफेक्ट्स के कारण ही जाना गया था। कॉमन कोल्ड, फ्लू, मम्स, मीजल्स, इन सब के लिए जाना गया था, लेकिन इसको किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया बिकॉज दे आर नॉट ट्रू ऑर्गेनिज्म या ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म। रीजन, they don't have any cellular organelles, they have only genetic material and protein code. सबसे पहले जो इसे ऑब्जर्व किया वो दिमित्री एवेनोस्की ने ऑब्जर्व किया था, वो भी टोबैको प्लांट में। टोबैको प्लांट में एक मोजैक नामक डिजीज थी,
उसमें सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया और दिमित्री एवेनोस्की ने इन्हें नाम दिया वेनोम यानी कि पॉइजन, जिसको ग्रीक में कहा जाता था वायरस। वायरस का मतलब पॉइजन ही है। अगर ग्रीक वर्ड वायरस का हम मतलब जाने तो उसका मतलब है वेनोम यानी कि पॉइजन, जिसे सबसे पहले टोबैको प्लांट में देखा गया। टोबैको प्लांट में एक स्पेसिफिक मोज़ेक डिजीज थी, उसी डिजीज में इसको ऑब्जर्व किया कि किस ऑर्गेनिज्म ने किया, तो उसको नाम दिया ये पॉइजनस ऑर्गेनिज्म है जिसने पूरे प्लांट को किल कर दिया, इसीलिए इसका नाम दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको इसलिए क्योंकि टोबैको प्लांट में था, मोज़ेक इसलिए क्योंकि मोज़ेक जैसी जो मोज़ेक जमीन होती है, चकत्तेदार चकत्ते चकत्ते जो पड़े रहते हैं, उस पैटर्न में पूरे प्लांट में ऑब्जर्वेशन थी, डेड हो गया था और पॉइजन था उसी पैटर्न में, इसीलिए नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी के नाम से हम जानते हैं, जो कि आपके बुक के डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। ये डायग्राम क्लियर है? डायग्राम इज दिस विजिबल? रेड पार्ट वाज अ डीएनए फ्रैगमेंट एंड ये जो ग्रीन बिल्कुल दिख रहा है वो आपका दिस वाज, आप देख रहे होंगे बिल्कुल जैसे लग रहा है कि एक हनी बी टाइप, ये पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, दैट वाज द प्रोटीन कोड। और इसमें एक पूरा छोटा सा फ्रैगमेंट है आरएनए का, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। ये स्ट्रॉन्ग बहुत इसलिए है, दिस इज द आरएनए जेनेटिक मटेरियल। ये किसी भी लिविंग सेल में एंटर हो जा सकता है और उस लिविंग सेल में एंटर होने के बाद उसके न्यूक्लियस के अंदर उसके क्रोमेटिन मटेरियल में ही ये एडजस्ट हो जाएगा और जैसे जैसे ये सेल डिवाइड होगी वैसे वैसे वो आरएनए अपने फीचर्स के साथ उस सेल में डिवाइड होंगे और इसके सारे फीचर्स इस लिविंग सेल में आ जाते हैं। तो इसलिए इसको लिविंग होने की एज सच अपने आप में कोई सेल ऑर्गेनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी होस्ट सेल में एंटर किया उसके क्रोमेटिन मटेरियल में मिक्स हो जाता है और अपने सारे फीचर्स उसको ट्रांसफर करता है। अब ये लिविंग सेल जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगी वो आरएनए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा विद इट्स इफेक्ट। और ये प्रोटीन कोड तब तक रहता है जब तक ये किसी लिविंग सेल को एंटर नहीं करता। तो आरएनए के साथ सबसे पहले टोबैको डिजीज में देखा गया। दूसरा हमारा है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि वाज ऑब्जर्व्ड बाय वीएम स्टैनले। ये वायरस को क्रिस्टलाइन करके क्रिस्टल करके हटा दे, कंसिस्ट ऑफ लार्जली यू कैन से अ प्रोटीन कोड। वो प्रोटीन कोड तब तक ही रहेगा जब तक वो किसी लिविंग होस्ट सेल को इफेक्ट नहीं करता। दूसरा हमारा जो वायरस ऑब्जर्व किया गया वो बैक्टीरियोफेज वायरस ऑब्जर्व किया। वो बैक्टीरियोफेज वायरस को अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो इस तरीके से ऑब्जर्व किया गया कि ये था इसका हेड पार्ट, ये आया इसका नेक पार्ट जो कि स्पाइरल था, नेक पार्ट के बाद यहाँ पर आया इसका टेल, जिस टेल के जरिए ये किसी भी लिविंग सेल को गैस करता है। यानी कि अगर ये लिविंग सेल है तो इसी टेल पार्ट के जरिए ये लिविंग सेल को इफेक्ट करता है, यानी कि अपने आप को बाइंड करता है। ये हमारा जो हेड पार्ट है ये प्रोटीन कोड के अंदर होता है और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि हेड पार्ट जो कि प्रोटीन से बना है, ये इसको छोड़कर ये पूरा जो भी इसके आउटर मोस्ट कवरिंग है, कॉलर, हेड और ये शीथ और ये टेल, ये पूरी प्रोटीन से बनी है, तब तक अटैच रहेगी जब तक कि किसी लिविंग सेल को इफेक्ट नहीं करती। जैसे ही किसी लिविंग सेल को इफेक्ट की, ये अपना डीएनए ट्रांसफर करके ये प्रोटीन कोड डिकम्पोज हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है। तो इस प्रोटीन कोड के अंदर डीएनए वायरस के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस है जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। कैसे? पहले वो अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर करेगा और वो बैक्टीरियल सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकती है विद द इफेक्ट ऑफ वायरस। फिर से बात सुननी है, ये बैक्टीरियोफाइल वायरस बैक्टीरियल सेल को इफेक्ट करेगा और बैक्टीरियल सेल के साथ बैक्टीरिया जहां जहां उनका अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा वहां वो इस वायरस के डीएनए के साथ अपने फीचर्स को ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसका नाम ही है बैक्टीरियोफेज वायरस, क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल जो होस्ट है वही बाद में जर्म यानी कि पैथोजन बन जाता है विद वायरस, यू कैन से विद वायरस इफेक्ट्स। तो ये जो एनिमल सेल को जो इन्फेक्ट करता है वायरस, उसमें डीएनए मटेरियल होता है एज जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड, और जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है उसमें होता है आरएनए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है विरोइड्स की। विरोइड्स क्या है? विरोइड्स को सबसे पहले डैनियल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और पोटैटो प्लांट में, क्योंकि पोटैटो प्लांट में जो ट्यूबर डिजीज होती है, ध्यान रखना है,
पोटैटो प्लांट में जो ट्यूबर डिजीज होती है, पोटैटो ट्यूबर डिजीज, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय वायरस। अब इसमें स्पेशल बात क्या है, विरोइड्स में कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता, फ्री लिविंग, कोई प्रोटीन कोट नहीं, फ्री लिविंग डीएनए, आरएनए मटेरियल है ये, फ्री आरएनए, जो किसी जैसे ही प्लांट सेल पोटैटो के कांटेक्ट में आया, इस आरएनए ने प्लांट सेल को इन्फेक्ट किया और उस प्लांट सेल के जेनेटिक मटेरियल में अपने आप को ट्रांसफर कर लिया, ये आरएनए आ गया और इस प्लांट सेल के साथ ये डिवाइड होता चला गया, कॉजिंग पोटैटो ट्यूबर डिजीज। और प्रोटीन कोड ना होने की वजह से इस कैटेगरी को कहा गया विरोइड्स। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया में, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजी डिजीज। तो इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजी डिजीज में जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट शो किया है वो है प्रियॉन्स ने। अब ये क्या है, ये एक एजेंट है वायरस का ही जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड है प्रियॉन्स में। So you can underline in your book also, page number 12, these agents were called encephalopathy. Encephalopathy commonly known as mad cow disease in cattle, यानी कि किसमें डिजीज कॉज करते हैं, कैटल्स में। जितने ही मिल्क यील्डिंग या एनिमल्स होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, उनमें ये डिजीज कॉज करते हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट पाया जाता है, यानी कि वो प्रोटीन कोट ही इन्फेक्शियस है जो डिजीज कॉज करता है, जो किसी भी एजेंट के जरिए न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट एनिमल्स में शो करता है, दैट इज प्रियॉन्स। अब आते हैं लाइकेंस, एक सेपरेट कैटेगरी है। लाइकेंस क्या है, लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किसमें, एल्गी और फंजाई में, ये वायरस नहीं है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता भी है। लाइकेंस, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, यानी कि बेनिफिटिंग ईच अदर। ओके, आई विल सेंड। तो बेनिफिटिंग ईच अदर, तो यहाँ पर एल्गी और फंजाई ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। एल्गी पार्ट को कहते हैं फाइकोबियॉन्ट, दिस इज फाइकोबियॉन्ट, और जो फंजाई है, फंजाई को कहते हैं माइकोबियॉन्ट। एल्गी का काम है फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रोड्यूस करना और फंजाई का काम है मल्टीप्लाई करके अपनी ग्रोथ रिप्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इसका मतलब ये है कि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए मिनरल कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रोवाइड करता है, और जो फंजाई है वो ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करता है, रिप्रोडक्शन करता है। और लाइकेन के बारे में बहुत स्पेशल बात है, दे आर पायनियर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होगा तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। अगर ये जानना है कि पोल्यूशन है या नहीं, तो लाइकेंस की ग्रोथ देखते हैं, अगर लाइकेंस ग्रो कर गया तो पोल्यूशन नहीं है, और अगर ग्रो नहीं किया। So here I was telling you कि we lichens are pioneers of atmosphere। तो लाइकेंस के बारे में स्पेशल बात थी।